नमस्कार दोस्तों। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से निश्चित रूप से आपके ज्ञान में थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही होगी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भरण पोषण की। भरण पोषण एक शब्द आते के साथ ही ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी स्त्री के भरण पोषण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की बात करें तो उसके अंतर्गत केवल स्त्री के लिए ही भरण पोषण की बात नहीं कही गई है। उसके अंतर्गत माता पिता या अवयस्क संतान, वो संतान पुरुष महिला किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन संतान हो, अविवाहित या विवाहित से भी कोई संबंध नहीं है, केवल नाबालिग हो, अगर ऐसी कोई संतान या ऐसे माता पिता जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अथवा विवाह का कोई एक ऐसा पक्षकार जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, वह उस व्यक्ति से जो उनका भरण पोषण करने में समर्थ है उससे भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो केवल पत्नी या पति ही नहीं, धारा 125 के तहत माता पिता या अवयस्क संतान भी अपनी माता पिता अपने बच्चे से, अवयस्क संतान अपनी माता या अपने पिता से भरण पोषण ले सकते हैं। जहाँ तक क्षेत्राधिकार की बात है तो ये परिवार के रूप में वहाँ पर संस्थित किया जाएगा, वहाँ पर योजित किया जाएगा जहाँ पर पीड़ित पक्षकार रह रहा हो, या जहां पर पीड़ित पक्षकार और जिसके विरुद्ध ये परिवाद डाला गया है वो दोनों अंतिम रूप से निवास कर रहे हों। अब बात आती है कि कई बार किसी परिवाद को निस्तारित या उसको अंतिम निर्णय तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, तो ऐसे में 125 के धारा में ही प्रावधान है कि पीड़ित पक्षकार एक प्रार्थना पत्र इंटरिम रिलीफ के लिए दे सकता है। अब इंटरिम रिलीफ कितने दिन में न्यायालय को तय करना होगा, इसके लिए भी समय सीमा निश्चित की गई है। इसके लिए 60 दिन का समय निश्चित किया गया है कि अगर कोई अंतरिम प्रार्थना पत्र पीड़ित पक्षकार द्वारा इस परिवाद में दिया जाता है तो न्यायालय को वो यदि संभव है तो 60 दिनों के अंदर उसे तय करना होगा। धनराशि की अगर हम बात करें तो धनराशि का जो निर्धारण होगा वह विरोधी पक्षकार जिसके विरुद्ध दावा डाला गया है उसकी आय के ऊपर निर्भर नहीं करेगा कि उसकी आय कितनी है। कई बार क्या होता है कि अपनी भरण पोषण की राशि को देने से बचने के लिए वो अपनी आय कम दिखा देते हैं, तो यहाँ पर उसकी आय से कोई ज़्यादा अर्थ नहीं निकाला जाएगा भरण पोषण के लिए। इसका जो सीधा सीधा आधार होगा, जो पीड़ित पक्षकार है वो माता पिता हो, अवयस्क संतान हो या पत्नी या पति हो जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनकी दैनिक आवश्यकताएं या एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जो धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी उस धनराशि को देने के लिए वह बाध्य होगा। वो 2000, 4000, 5000 या जैसे भी न्यायालय उचित समझे वो उस अनुसार तय की जा सकती है। प्रश्न ये आता है कि ये भरण पोषण कब तक दिया जाएगा। अगर माता पिता की बात करें तो जब तक माता पिता स्वयं का भरण पोषण करने में समर्थ ना हो जाएं, तब तक वो भरण पोषण पाने के अधिकारी हैं। अगर नाबालिग संतान की मैं बात करूं तो नाबालिग संतान जब तक बालिग ना हो जाए वो अपने माता पिता से भरण पोषण पाने की अधिकारी है। अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बल्कि एक निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि नाबालिग अगर बालिग हो जाए और वो स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं तब भी कुछ मामलों में, विशेष मामलों में वो अपने माता पिता से भरण पोषण पाने की अधिकारी है। जहां तक पत्नी की बात करें तो पत्नी जब तक दोबारा से शादी ना करने, अर्थात अगर पत्नी का तलाक हो गया है और स्वयं का भरण पोषण नहीं कर पा रही है तब भी वह अपने पूर्व पति से भरण पोषण लेगी। लेकिन अगर उसने दोबारा से शादी कर ली है किसी पुरुष के साथ तो वहां पर उसका पहले पति से भरण पोषण का अधिकार समाप्त हो जाएगा, अर्थात वो पहले वाले पति से भरण पोषण नहीं ले पाएगी। कई बार क्या होता है कि जब भरण पोषण का मुकदमा डिसाइड हुआ तो डिसाइड होते समय उसकी आय या कुछ ऐसे परिस्थितियां थी कि उस राशि का निर्धारण कम हुआ। यहां पर अगर भविष्य में पीड़ित पक्षकार या जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है
उनकी आवश्यकता या उसकी आय में कुछ कमी या बढ़ोतरी होती है तो इसका भी प्रावधान है। इसके लिए भी उसी न्यायालय में, जिस न्यायालय द्वारा पूर्व में आदेश किया गया है, उसी कोर्ट में एक परिवाद योजित किया जाएगा और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके अनुसार पूर्व में पारित आदेश का संशोधन कर सकता है। उस जो राशि को निश्चित किया गया है उस राशि को घटाया भी जा सकता है और राशि को बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। प्रश्न ये आता है कि 125 का मुकदमा किस कोर्ट में डाला जाएगा। जैसा कि अभी जुरिडिक्शन के ऊपर बात करी, तो उसके आगे अगर हम बात करेंगे तो उस क्षेत्राधिकारिता रखने वाले कोर्ट में जो कि परिवार न्यायालय होगा वहां पर यह मुकदमा डाला जाएगा। अगर कोई पक्ष उस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो उस आदेश के विरुद्ध संबंधित हाई कोर्ट में उसके विरुद्ध अपील योजित की जा सकती है, जहां पर जो रिलीफ उसे नीचे नहीं मिला है उस रिलीफ को दोबारा से वहां पर मांगा जा सकता है। संबंधित अपीलेट कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगी और सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर निर्णय पारित करेगी। कई बार क्या होता है कि न्यायालय के सामने परिवाद योजित करते समय सभी पक्षकार अपने अपने आय के संबंध में, अपनी अपनी खर्चों के संबंध में तथ्यों को छुपा लेते हैं। इन सबको देखते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक विधि व्यवस्था दी है जिसके अनुसार यदि दोनों पक्ष जो जिसके विरुद्ध डाला गया है या जो रिलीफ मांग रहा है, दोनों के द्वारा अपनी आय, संपत्ति, दायित्व, कर्तव्यों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ एक शपथ पत्र न्यायालय में देना होगा, जिसमें उनके द्वारा अपनी संपत्ति, अपनी लेनदारी, देनदारी, बैंक अकाउंट्स या अगर कहीं से कोई मेंटेनेंस वो लोग मिल रहा है या कहीं पर मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, इन सब तथ्यों के साथ एक डिटेल एफिडेविट फाइल करना होगा, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत फाइल किया जाएगा। हाल ही की हम अगर बात करें तो बिना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उस शपथ पत्र के बिना कोई भी परिवाद किसी न्यायालय में 125 के तहत योजित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि इससे आपको कम शब्दों में अधिक जानकारी मिली होगी। आपको पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों का लीगल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी आगे शेयर करें। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।